नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी चौपाल। आज के समय में सेहत का ध्यान रखना एक बड़ा मुद्दा है और सबसे ज्यादा परेशानी आज के समय में जो आ रही है वो सेहत को लेकर आ रही है। आज हमारे साथ मुरादाबाद शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट और डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ हैं। आज हमारे चैनल में और आज हमारे प्रोग्राम में आपको वो जानकारियां मिलने वाली है जिससे आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मुरादाबाद के जाने माने डॉक्टर मोहित टंडन जी। मोहित टंडन जी, आज आपका स्वागत। धन्यवाद भूपेंद्र जी, आपकी चौपाल में बुलाने का मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, उत्कर्ष मेडिकेयर सेंटर जो है, जो हॉस्पिटल है, उसमें किन किन मुख्य बीमारियों का इलाज किया जाता है? उत्कर्ष मेडिकेयर जो हमारा सेंटर है, इसमें डायबिटीज और किडनी से संबंधित मरीजों का इलाज मुख्य तौर पे होता है, जिसमें केवल हमारी दवाई देना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन लोगों को शुगर है उनका गुर्दा कैसा चल रहा है, बाकी अंग जैसे उनके आँख, उनकी नसें, उसके बारे में भी हम पता लगाएं। इस उद्देश्य से उत्कर्ष मेडिकेयर हमने शुरू किया जी। और ये सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। साथ में जब गुर्दे रोग की बात आती है तो गुर्दे का वो चीज़ जो एक फिजिशियन के नाते होता है, जैसे नेफ्रोलॉजी हम लोग कहते हैं जी। तो उस विषय पे हम लोग ज़्यादा देखते हैं। और फिजिशियन से संबंधित आती है तो बात तो बुखार, खांसी और अन्य चीजें यदि ऐसे मरीजों को होती हैं तो उसका भी इलाज हमारे यहाँ होता है। सबसे पहले लोगों को ये समझने में समस्या होती है कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में क्या अंतर है। इसको ना कुछ सरल भाषा में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये अक्सर करके लोग समझ नहीं पाते हैं कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही एक प्रकार से गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। जी, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर ये है कि अगर हम ऐसे समझें कि गुर्दे के सर्जन, जी, यानी जहां पे आपको सर्जरी की जरूरत है, जैसे पथरी, ऐसी पथरी जिसकी सर्जरी की जरूरत है, प्रोस्टेट की सर्जरी की जरूरत है, जी, तो उस ब्रांच को कहते हैं यूरोलॉजी। लेकिन अगर किसी गुर्दे की बीमारी में फिजिशियन की जरूरत है, जैसे डायबिटीज के बाद गुर्दे कमजोर हो गए, इन्फेक्शन के बाद हो गए, या उसमें ऐसी पथरी है जिसका अभी ऑपरेशन नहीं होना, गदूद बढ़े हुए हैं, मूत्र में संक्रमण है, इस ब्रांच को जो गुर्दे के फिजिशियन देखते हैं, जिसे नेफ्रोलॉजी ब्रांच कहा जाता है। ये आपने बहुत सही बात बताई है कि लोग नेफ्रोलॉजी में और यूरोलॉजी में मतलब समझ नहीं पाते हैं कि ये दोनों सेक्शन अलग अलग कैसे हैं। जी। तो अगर आपको सर्जन की जरूरत है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और अगर आपको गुर्दे से कोई संबंधित इन्फेक्शन या बीमारियां हैं तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। जी जी। तो ये एक चीज क्लियर है कि अगर गुर्दे में इन्फेक्शन है या गुर्दा काम नहीं कर रहा है प्रॉपर या कोई और समस्या है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आएंगे, और पथरी बढ़ गई है या सर्जरी की जरूरत है तब हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। जी। तो ये तो एक चीज आपने बहुत अच्छी से क्लियर की है, क्योंकि लोगों के मन में इस चीज को लेकर काफी भ्रांतियां जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे केस आपके सामने भी आते होंगे। हाँ, अक्सर आते हैं। तो वो लोग जाते हैं क्योंकि जो सर्जरी का काम है वो हम लोग नहीं कर सकते, और जो फिजिशियन का काम है वो सर्जन को करने में दिक्कत आती है। तो अच्छा है कि जिस लाइन का हो उस पे आदमी जाए तो उसका इलाज भी शीघ्र हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। आपने देखा होगा आजकल की जो जिंदगी है वो बहुत भागदौड़ भरी हो गई है, और सबसे ज्यादा समस्या इस समय जो आ रही है वो नव युवकों को देखनी पड़ रही है। जैसे किडनी फेलियर के केस आपने इस समय देखे होंगे कि जो युवा हैं उनमें बढ़ रहे हैं। जिंदगी भागदौड़ भरी है, किडनी फेलियर के केस मिल रहे हैं। अच्छा, शुगर लेवल भी यंगस्टर्स में बढ़ रही है। तो इसको कैसे मेंटेन करें कि जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसके साथ वो अपनी किडनी का भी ख्याल रख ले और अपने शुगर लेवल का भी ध्यान रखें, उसके बारे में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसे हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात कहते हैं। जी, मतलब बीमारी से बचाव। जी, तनाव भरी जिंदगी में ये चीजें ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसमें से गुर्दे की बीमारी भी एक है।
तो इसके लिए कुछ सामान्य से उपाय ये हो सकते हैं जी। कि आप नमक कम लें, पानी की मात्रा ज़्यादा लें। जब ज़्यादा बात आती है तो यानी कि गर्मी में करीब 3-4 लीटर पानी आप पिएं। हाँ, अमूमन लोग कम पी पाते हैं। अमूमन कम पी पाते हैं। और थोड़ा सा एक्सरसाइज रोजाना करें। अपने आप अगर आप दवाई लेते हैं तो वो अपनी दवाइयाँ अपने आप ना लें, खास करके दर्द निवारक गोलियां या एंटीबायोटिक अपने आप ना लें। जो भी डॉक्टर बताएं उसी मात्रा में और उतने ही अवधि के लिए लें। हमने आजकल मोस्टली देखा भी है कि लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं तो जी। दर्द हुआ कहीं भी तो वो पेन किलर ले लिया, शायद उसका हाँ, गलत इम्पैक्ट भी होता है, उसका उस पर भी हम बात करें। जी। और यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर और शुगर है जी। तो उसे नियंत्रित रखने के लिए जो भी उपाय या दवाई उनके डॉक्टर ने बताए रखी हैं जी। उससे फॉलो करें और नियमित चेकअप करें। तो इससे हम काफी हद तक तनावग्रस्त जिंदगी में इस उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। हाँ, जैसे अभी आपने बताया, हमने कहा कि हम बात करेंगे। जी। ये एक बड़ी बात है कि छोटी सी जो पेन किलर है डॉक्टर ने नहीं बताई और मेडिकल स्टोर से ले ली, वो कितनी घातक हो सकती है। सही बात है कि अभी जो दर्द निवारक गोलियां, जो इस तरीके की दवाइयां हैं जो हानिकारक हो सकती हैं जी। गुर्दे के लिए, लोग अनजाने में केवल मेडिकल स्टोर से लेके खुद खा लेते हैं जी। या कभी कोई पहले की रखी हुई हो दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। जी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पेन किलर अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो वो आपके कई अंगों पे असर डालती है। गुर्दा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गुर्दे पे जब उसका असर आता है तो ज्यादातर केस में परमानेंट डैमेज गुर्दा हो सकता है। ये बड़ी बात। जी। और आपने रखी हुई दवाई अनजाने में 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली ऐसे ले ली तो कई दफा देखा गया है कि वो एक्सपायर हो चुकी है, घर में रखी थी, आपको कभी किसी ने पहले प्रेस्क्राइब करी हो, आपने पुनः अपने आप स्टार्ट कर दी, आपको मालूम नहीं कि वो जो है एक्सपायर थी या गर्मी में होने से उसका जो आकार है बदल चुका है, आपने ले लिया। तो चूंकि वो केमिकल है, केमिकल किसी ना किसी रूप में फिर शरीर पे असर डालेगा ही और गुर्दे हमारे इन केमिकल्स को साफ करते हैं। तो इसलिए कोई जाके वहां पे अगर करा तो सबसे पहले जो है वो हमारे गुर्दे ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। हाँ, देखो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि पहले तो हमने पिछले सेशन में भी अपने कहा था कि खुद डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आपको किसी बीमारी के सिम्टम्स लगते हैं तो डॉक्टरी परामर्श ले, और जो डॉक्टरी परामर्श के बाद में दवाई डॉक्टर लिख रहे हैं वही दवाई ले। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक छोटी सी पेन किलर जो एक्सपायर है या डॉक्टर ने उसको नहीं लिखा है और आपने मेडिकल स्टोर से ले लिया है, वो आपकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है। इस कारण आपका गुर्दा डैमेज हो सकता है, डॉक्टर साहब ने बताया, या आपकी जान भी जा सकती है। जी, बिल्कुल सही बात। कुछ केसों में इतना ज्यादा इफेक्ट होता है हाँ, कि उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, एनाफाइलेक्सिस हो जाती है जो कि जो है जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, एक मुख्य बात है, जैसे इस समय गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है। ऐसे मौसम में क्या मौसम का असर किडनी पे पड़ता है, या जैसे आपने बताया था पानी कम पीना है, या इस मौसम में किडनी की बीमारियां अक्सर बढ़ जाती है, क्या ये ऐसा सही है? देखिए, मौसम का डायरेक्ट असर तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि गर्मी के मौसम में आदमी को पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जी। और ये देखा गया है कि हमारा जो पानी पीने की तरीका है, जितना भी हम ले रहे हैं, हम उसे बढ़ाते नहीं जी। तो ये इस कारण से गर्मियों में डिहाइड्रेशन होने लगता है। गर्मियों में पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, वो उतना नहीं बढ़ा पाता है तो डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया यानी कि शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है। जब पानी की कमी होगी तो कुछ ऐसे पदार्थ जो किडनी के स्टोन को बढ़ाते हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ये शरीर में बनने लग जाएंगे जो कि किडनी के स्टोन्स को बढ़ावा देते हैं। तो इस कारण से गर्मियों में कई दफा देखा गया है कि गुर्दे के पथरी के बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। हाँ, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि
सर्दियों में रेगुलर आदमी अगर 2 लीटर 3 लीटर पानी पीता है, हाँ, तो गर्मियों के हिसाब से वो अपनी पानी की क्वांटिटी बढ़ा नहीं रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। उतना ही पानी पी रहा है जितना वो सर्दियों में पी रहा है या हर मौसम में पी रहा है। तो गर्मियों में पानी का जो सेवन है, जो उसको लेना है, हाँ वो बढ़ाना चाहिए। करीब करीब 2 से 3 लीटर रखे, और ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जब पानी की बात चल रही है, सेहत के उस पे एक हमने एक भ्रांतियां सुनी है, या वो सही भी हो सकता है कि जैसे कि आप बाहर से आए गर्मी से, तो तुरंत ठंडा पानी पी लिया या गर्म पानी पी लिया, तो क्या ज्यादा ठंडा पानी पीना सेहत के लिए? नहीं, ठंडा और गर्म नहीं, ये तो एक ऐसी चीज है कि जैसे आप बाहर से आए तो बाहर का टेम्परेचर गर्म होगा, जी तो आप जब कमरे में आ जाएं तो एक तो तुरंत पानी नहीं लें, जी थोड़ा सा बॉडी सामान्य हो जाए। जी और कोशिश ये करें कि अगर आप नॉर्मल पानी नहीं भी पीना चाहते, ठंडा पीना चाहते हैं, जी तो ये एकदम से बाहर से आके ना पिए, थोड़ा सा वेट करके लें हाँ और उसे मिक्स कर लें। कम से कम बॉडी टेम्परेचर पे नहीं तो थोड़ा सा ही उतार चढ़ाव होगा, ये नहीं कि बिल्कुल चिल्ड वाटर आप पी रहे हैं, हाँ वो नुकसान फिर दूसरे तरीके से देने लगता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो हमारी बात हो गई पानी की। क्या सिर्फ गर्मियों में खुद की सेहत को स्वस्थ रखने के लिए क्या सिर्फ पानी ही काफी है या कुछ और भी? नहीं, पानी जब हम बात करते हैं तो पानी नहीं, हम बात कहेंगे तरल पदार्थ। जी एक सामान्य व्यक्ति जिसको जो है कोई और परेशानियां नहीं है, तो उसे स्वस्थ रहने के लिए तरल पदार्थ ज्यादा लेना है, जिसमें पानी के अलावा और भी चीजें जो पेय पदार्थ उपलब्ध हैं, जैसे नारियल पानी है, जी खरबूजे का या तरबूजा का सेवन करना है। और कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर छाछ या जो है मट्ठा, इस तरीके की चीजें लें पेय पदार्थ, तो वो भी एक तरीके से तरल पदार्थ रहेगा और पेशाब बनाने में मदद करेगा। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा तरल पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जी तो वो ज्यादा लिया जाए, और लगभग इस प्रकार से कि हमारे गर्मी में जो यूरिन की मात्रा है वो करीब 2 लीटर के आसपास रहे। तो ये तभी हो पाएगी जब हम पेय पदार्थ और पानी ये सब मिला मिलू के करीब करीब 3 से 4 लीटर पर डे ले पाएंगे, तब जाके हमारा बचाव रह पाएगा गर्मियों में। डॉक्टर साहब, बात चल रही है किडनी के रोगों की कि किडनी के रोग किस प्रकार हो सकते हैं, कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए। बस सबसे अहम बात यह है कि अगर किडनी में हमारी कोई रोग पनपता है या किडनी की डिसीज हमारे बॉडी में जन्म लेती है, तो उसके मुख्य लक्षण हम कैसे पहचानें? किडनी का शुरुआती जो लक्षण हैं जी वो है जैसे पेशाब में जलन होना या कम होना, या पेशाब में झाग आना। अगर गुर्दा ज्यादा डैमेज होने लग जाता है तो बीमारी अपना रूप बदल लेती है, लक्षण फर्क होने लग जाते हैं, जी जैसे भूख कम लगना, जी उल्टी आना, सांस फूलना, अच्छा जी, जल्दी 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 थकान होना, और जब और ज्यादा रूप ले लेता है तो मरीज को झटके आने लग जाते हैं या थोड़ी सी बेहोशी आने लग जाती है। तो शुरुआती लक्षण में अगर उसे जो है डॉक्टर को दिखा के उसके लिए जांच करा ली जाए जी तो उसका उपचार हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई लक्षणों की। अगर किसी को किडनी के लक्षण दिखते हैं तो उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? और हमने अक्सर सुना है केएफटी टेस्ट। केएफटी टेस्ट के बारे में जब लोग सुनते हैं तो करा तो लेते हैं, पर आप जैसे विशेषज्ञ लोग उन टेस्टों में क्या देखते हैं और किन किन चीजों की जांच कराते हैं? केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। जी ये टेस्ट हम लोग गुर्दे का क्या काम करने का, उसकी स्थिति चल रही है उसके लिए कराते हैं, जिसमें खून में जो यूरिया है जी उसकी मात्रा देखी जाती है। यूरिया सामान्यतः 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। बढ़ जाता है तो इसका मतलब यूरिया बढ़ने लगा है, गुर्दे थोड़े कम काम कर रहे हैं। ऐसे ही सीरम क्रेटिनिन है। जी सीरम क्रेटिनिन हमारा लगभग 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होना चाहिए। बढ़ जाता है तो ये संकेत देता है कि हो सकता है हमारे गुर्दे कमजोर होने लग गए हैं। इसी के साथ एक और टेस्ट आता है जो आजकल काफी प्रचलन में है, EGFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये एक इनडायरेक्ट टेस्ट है
ये देखने के लिए कि हमारा गुर्दा कितने परसेंटेज काम कर रहा है। अच्छा। लगभग जो जब हमारी किडनी बिल्कुल फेल होने लग जाती है जी। तो वो करीब करीब 10-15% जब रह जाता है गुर्दा, जी। तो आमतौर पर डायलिसिस की नौबत आ जाती है, जो कि 100% काम करना चाहिए एक यंग बंदे के अंदर। जी। उम्र के साथ साथ जीएफआर बदलता है थोड़ा सा, जैसे जैसे शरीर के अंग बाकी अंग कम होते हैं जी। तो वो भी कमजोर होता है। लेकिन एक एवरेज श्रोताओं के लिए मैं ये कहूँगा कि जो अगर जीएफआर कम हो रहा है तो वो गुर्दे फेलियर की निशानी है, तो इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करके आपको इलाज कराना चाहिए। एक पेशाब की प्रोटीन टेस्ट होता है जी। वो उसकी उपयोगिता हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पेशाब कुछ तो लक्षण में मरीज ने बताए कि उसको कम आ रहा है या जलन आ रहा है, जी। जलन हो रही है। जी। हम लोग ये देखते हैं जब हमने रूटीन टेस्ट कराया कि उसमें उसके माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि कहीं उसको जो है ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जी। इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके पेशाब में पस तो नहीं हो रहा है, एल्ब्यूमिन उसका जो है प्रोटीन की मात्रा तो नहीं ज़्यादा जा रही है जिसकी वजह से पेशाब में झाग आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और भी कई पैरामीटर्स हैं जिसको हम देखते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इन चीज़ों को जो कॉमन है ये देखने से पता चलता है कि गुर्दा हमारा सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ऐसे पेशेंट में ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं या हमें कुछ डाउट लगता है तब हम आगे के टेस्ट पे जा सकते हैं, जैसे एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो या सीटी स्कैन हो। लेकिन सब पेशेंट्स में इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें शुरुआती टेस्टों से पता चल जाता है कि उसके बीमारी किधर की तरफ संकेत दे रही है। लक्षण आपको दिखने लगे कि जो डॉक्टर साहब ने लक्षण बताए हैं, उसके बाद में जो पहला कदम आपका होना चाहिए वो सबसे पहले कि आप अपने जो नज़दीकी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाइए या चाहे डॉक्टर साहब के पास आइए, मुरादाबाद में उपलब्ध रहते हैं हमेशा। और टेस्ट कराने के बाद जो चीज़ें डॉक्टर साहब बताते हैं जिस तरह से आपको अपना इलाज करवाना है वो जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, वरना ये आपकी डिसीज जो है आगे बड़ा गंभीर रूप ले सकती जी बिल्कुल बिल्कुल। है। लोग डायबिटीज को बड़े हल्के में लेते हैं। एक विशेषज्ञ के तौर पे क्या बताना चाहते हैं कि डायबिटीज को हम कैसे देखते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना क्यों जरूरी है? देखिए, डायबिटीज यानी खून में अगर शुगर की मात्रा 110 मिलीग्राम पर डेल से ज़्यादा रहती है तो वो डायबिटीज होती है। अब अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं शरीर में जाके जमेगी। जहाँ जहाँ खून जा रहा है जी। वहाँ वहाँ शुगर भी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर से लेके पैर तक जहाँ सभी जगह हमारा ब्लड जा रहा है, जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ वहाँ धीरे 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 जमना शुरू हो जाए। किसी अंग पे पहले असर आ सकता है, किसी अंग पे बाद में। अगर हम ऊपर से शुरू करें जी। तो आंख पे असर, जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं, हमारे हार्ट पे असर, जैसे हार्ट अटैक वगैरह होना, नसों पे असर, झुन्नी, जी। सुनसनी, जी। यहाँ तक कि फालिश, किडनी पे असर जिसमें किडनी फेल होना, पैरों की जो चाल है जी। उस पे भी असर आना, यानी कुल मिला के हर अंग पे हमारा बढ़ी हुई शुगर, अनियंत्रित शुगर, जी। वो असर करती है। तो इसलिए व्यक्ति को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ी सी बढ़ी हुई, जी। अगर वो बढ़ेगी तो ये सोच के कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है, तो उसको अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आप उसके प्रति जागरूक रहेंगे और उसे और ज़्यादा स्ट्रिक्टली नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप जो भी डॉक्टर दवाई दे रहे हैं आप दवाई लीजिए, जैसा परहेज बताया गया है आपको उसे फॉलो करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और इसके अलावा जो भी दवाई ले रहे हैं उसके बाद घर में भी चेक करते रहिए, ताकि अगर सेम दवाई से ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो आप डॉक्टर से पुनः
संपर्क कर सकते हैं ताकि दवाई को उसी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। जब आप ये सब करेंगे जी। तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और बाकी अंगों पे प्रभाव पड़ने के जो चांसेस हैं जी। वो कम से कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि शुगर को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, तो अगर कोई घर पे चेक करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है? घर पे जो शुगर चेक करी जाती है जी। वो एक डिवाइस आती है छोटी सी, जी। उस डिवाइस से ग्लूकोमीटर कहते हैं उसे, जी। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज SMBG जी। हम लोग कहते हैं कि आदमी खुद से उस ग्लूकोमीटर से चेक करता रहे और एक कागज पे लिखे, जी। डेट डाल के, टाइम डाल के, ताकि वो पता रहे उसे कि जब भी उसे डॉक्टर के पास जाना है तो अपने कागज को वो ले जा सकते हैं कि साहब मैं इतने टाइम बाद आया हूँ जी। और मेरी शुगर इस हिसाब से चल रही है, ताकि उनको खुद भी पता रहेगा व्यक्ति को कि अगर वो गड़बड़ चल रही है जी। तो वो डॉक्टर से पहले संपर्क कर सकते हैं, और अगर ठीक चल रही है तो जितने टाइम के बाद डॉक्टर साहब ने बुलाया है आप उस टाइम पे जा सकते हैं, 15 दिन, 1 महीने, उस हिसाब से भी जा सकते हैं। हाँ, अगर मतलब परेशानी बढ़ रही है जल्दी, जी, ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, जी, तो आप जल्दी मिल लें। तो जल्दी मिल लें। और अगर रेगुलर चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तो आप अपने हिसाब से जो डॉक्टर साहब ने जो आपकी विजिट है जी, वो तब जाके मिल सकते हाँ, मतलब मॉनिटरिंग जरूरी हैं। है। मॉनिटरिंग जरूरी। ज्यादा शुगर गिरना जानलेवा हो सकता है, अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए? अगर शुगर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं जी। तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर घर में मॉनिटर है, ग्लूकोमीटर है, जी। तो उससे तुरंत शुगर चेक करें। अगर 60 से नीचे जा रही है जी। तो वो हाइपोग्लाइसीमिया ही है। लेकिन अगर मॉनिटर नहीं है, ग्लूकोमीटर नहीं है जी। और ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये प्रयास जानने का करिए कि व्यक्ति क्या बहुत देर से खाली पेट तो नहीं था, या उसने गोली जाने अनजाने में डबल तो नहीं खा ली है। जी। और जब तक आपका ग्लूकोमीटर कहीं से अरेंज हो रहा है तो जो भी खाद्य पदार्थ मौजूद है, चाहे वो नमकीन हो, जी। चाहे नमकीन बिस्कुट हो, या कुछ आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो, या जैसा हमने सुना है चॉकलेट वगैरह, वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया है, 60 से नीचे जा रही है, तो फिर आप श्योर हो चुके हैं कि वो हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आप तुरंत उसको 4 पार्ले जी के बिस्किट या 2 चम्मच चीनी उसे तुरंत दें, या कोई मीठा पदार्थ चाहे रसगुल्ले हो, आपने मतलब मीठा देना, उसको मीठा देना है। और 15-20 मिनट बाद उसे शुगर को दोबारा चेक करें। अगर वो पूरी नहीं बढ़ी है, हाँ, थोड़ा अंतर नहीं आया, हाँ, तो दोबारा से बिस्किट या मीठा दे सकते हैं आप उसे। इससे क्या होगा, आपको जो घर में रहते रहते एक इमरजेंसी जो पड़ रही थी वो काफी हद तक आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा कि आप अपने संबंधित डॉक्टर के पास या निकटतम अस्पताल में जा सकते हैं, ताकि आगे की चेकिंग उसकी हो जाए मरीज की कि किसी और अंग पे तो असर नहीं आ रहा है, ये देखने की। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शुगर जितनी बढ़ी हुई खतरनाक होती है, उतनी शुगर लेवल अगर डाउन होता है वो भी उतना जानलेवा हो सकता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको तत्काल स्थिति में क्या करना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ट्रीटमेंट सर ने इमरजेंसी के लिए बताया है कि आप चीनी खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, मेरा तो ये मानना है कि डॉक्टर साहब कि ये सारा ट्रीटमेंट आप रास्ते में करें, मरीज को तुरंत लें और जो आपके डॉक्टर हैं जहां से आपका इलाज चल रहा है उनकी तरफ चल पड़े, बिल्कुल जल्द से जल्द, बिल्कुल जल्द से जल्द। जी। और सर जैसा कि हमारा जो आसपास का क्षेत्र है थोड़ा ग्रामीण है, ग्रामीण लोगों में मैंने बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियां सुनी है, सच है कि झूठ है वो तो आप बताएंगे, कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर शुगर घट या बढ़ रही है तो उनकी बॉडी में उनको स्वेलिंग महसूस होती है, सूजन लगती है कि हाँ शुगर का और सूजन का कोई आपसी संबंध है क्या? सीधा सवाल है हमारा। देखिए, जब आप आम भाषा की बात करें तो सूजन एक बड़ा विस्तृत शब्द है। तो सूजन, अगर बहुत से लोग
आम भाषा में सूजन उसको भी कहते हैं जैसे हाथ पैर में दर्द वगैरह हो रहा है जी तो उन्हें वो सूजन प्रतीत होती है। वो सूजन वैसी नहीं है, लेकिन शुगर जब कंट्रोल में नहीं है जी तो वो वीकनेस मांसपेशियों में आ रही है, हड्डियों में आ रही है, जी तो वो दबाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे बहुत दर्द है, जी तो उसे वो सूजन कहते हैं। जी हाँ, ये जरूर है, जो प्रत्यक्ष सूजन है वो भी आ सकती है। यदि व्यक्ति का गुर्दा कमजोर है, हार्ट कमजोर है, तो प्रत्यक्ष तौर पे सूजन पैरों पे, चेहरे पे, हाथ पे आ सकती है। तो सूजन अगर व्यक्ति कह रहे हैं तो ये देखना जरूरी है वो किसको कह रहे हैं, कि मांसपेशियों की कमी को या हड्डी की कमी को कह रहे हैं या वाकई ही सूजन सूजन है। लेकिन दोनों ही सूरतों में लोगों को डॉक्टर को दिखा के आगे का चेकअप कराना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपको ये थोड़ा भी भ्रम है कि शुगर से सूजन आ रही है तो उसको हल्के में ना ले। वो कुछ और बीमारी भी हो सकती जी। है, वो किडनी की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है या अन्य कोई सूजन हो सकती है। तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी डॉक्टर या जो डॉक्टर हैं जिनसे आपका इलाज चलता है उनको तुरंत दिखाएं। जी। तो दर्शकों, जैसे डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को आप अपने शब्दों में स्वस्थ रहने के लिए या अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आपका शरीर सबसे बड़ा धन है, इसे स्वस्थ रखिए। आपको यदि कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और जैसा बताया गया है आप उसे फॉलो करें। हम उत्कर्ष मेडिकेयर पर ये कोशिश करते हैं कि दवा के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को जिस तरीके से प्रेरित किया जा सके, उनको डाइट में या एक्सरसाइज के लिए भी प्रेरित करते हैं, जी, और ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।